और नेगी सर आपके लिए क्वेश्चन है अश्मिता दवे का, इन दिस लाइफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज टू बी हैप्पी, इज द रीजन? सौरभ सर। ओके, क्योंकि हम गलत चीजों के लिए कंपैरिजन कर रहे हैं, हम गलत चीजों को पाने की कोशिश कर रहे हैं। नॉट एवरीथिंग इज मेंट फॉर एवरीवन, है ना। तो जैसे गलती करना, गलती करके हमें ऐसा लगता है हमने गलती करी, ओ आई एम वेरी बैड, मैं गलत हूं, है ना, मेरी वजह से पापा मम्मी की छवि खराब हो गई, मेरे खानदान का नाम खराब हो गया। अरे भाई, किसी का कुछ नहीं हुआ। आज के जमाने में देखिए, कोविड की स्थिति में आज आप रोज टीवी में, डिजिटल मीडिया पे देख रहे हैं, डेड बॉडी थी, गड्ढा खोदा, कहीं भी फेंका है। व्हाट इज द वैल्यू? देयर इज नो वैल्यू। वैल्यू इज व्हाट यू फील। हैप्पीनेस इज विद इन। आप अपनी हैप्पीनेस की जिम्मेवारी हम सब की है। एक चाय का कप लेके, सुबेरे टाइम्स ऑफ इंडिया लेके, अगर आप बैल्कनी में बैठ के आराम से शांति से रोज सुबेरे पी सकते हो, तो बहुत सारे लोग जीवन में ऐसे हैं जिनको वो ही हैप्पीनेस चाहिए। उनमें से एक मैं भी हूं। मुझे वो ही चाहिए, मुझे वो नहीं मिला सुबेरे तो मुझे लगता है ओ आज दिन खराब हो गया। सो व्हाट इज हैप्पीनेस इज यू हैव टू सीक योर हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस बाहर ढूंढने जाएंगे तो कभी नहीं मिलेगी। लुक विद इन, दैट नो योरसेल्फ फर्स्ट। अपने आप को जानिए, आपको अपनी खुशी अपने अंदर ही मिलेगी। वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच सर। जैसे बच्चों के प्रश्न है, ऐसे पेरेंट्स के भी प्रश्न है। हमारे साथ दो पेरेंट्स हैं, बराबर अलग अलग पेरेंट्स हैं। जैसे एक पेरेंट्स बोल रहे हैं, प्लीज शेयर फ्यू सिंपल वेज टू दोज पेरेंट्स हु आर फेसिंग डिसरिस्पेक्ट। प्रतीक्षा मैडम, जैसे पेरेंट्स दे आर आल्सो फेसिंग डिसरिस्पेक्ट फ्रॉम द किड्स, हाउ दे कैन मैनेज देयर चिल्ड्रन। पहली जो बात आपने बताई कि डिसरिस्पेक्ट बच्चों को मिल रहा है, तो ये साइन जो साइकोलॉजिकल वे में बताऊं तो ये बहुत ही साइन है कि बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार चाहिए आपसे, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन वो आपसे रखता है, या तो फिर वो कहीं पीयर ग्रुप में वो ऐसी डिसरिस्पेक्टफुलनेस में कहीं फंसा हुआ है, राइट। तो यहाँ पर पेरेंट्स की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है कि अगर बच्चा डिसरिस्पेक्ट करता है तो उनको बहुत ही अलर्ट सिचुएशन मानना चाहिए कि उनको एक बार बैठ के बच्चे से प्यार से बात करनी चाहिए कि किस चीज से उसको ऐसा फील हो रहा है। कहीं पर वो बहुत हर्ट हो रहा है, कहीं पर वो बहुत हर्ट हो रहा है, या पीयर ग्रुप की वजह से, या कोई एक वजह की टॉन्टिंग की वजह से, या कोई उसका दोस्त है या उसकी वजह से, या खुद आपसे। एक मैं बताना चाहूंगी कि डेली उसको एक थेरेपी में बता रही हूँ कि पहले तो उसको बैठ के बात करो कि बच्चा तू मुझे पे इतना चिल्लाता है कि क्या है तेरे मन में, मैं तुझे अगर अच्छी नहीं लगती हूँ तो क्यों अच्छी नहीं लगती, मुझे खुद को सुधारना है, राइट। तू मुझे मेरे पॉइंट्स बता। बच्चा पहले बार रेडी नहीं होगा आपसे बात करने के लिए, बट स्लोली रेडी होगा। एंड ऑलवेज गिव अ हग एंड किस ऑन द फॉरहेड। पेरेंट्स ने बच्चों को यहाँ किस करना चाहिए। बच्चे छोटा था ना, बस क्या चू चू करके उसको यहाँ करते हैं, तो यहाँ से किस करोगे तो वो सिक्योर फील करेगा आपसे कि बच्चा हेल्प मांग रहा है। सन और चाइल्ड इज आस्किंग फॉर द हेल्प, वो कहीं मेंटली बहुत ही स्ट्रेस में और कहीं फंसा हुआ है। तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है कि उसको पुल आउट कर दे वहां से। बच्चा प्रेशर फील कर रहा है, इसीलिए चिल्ला रहा है, इसीलिए एंजाइटी हो रहा है, पैनिक अटैक्स आ रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, राइट। थैंक यू वेरी मच मैडम। आपके लिए क्वेश्चन है, हाउ टू बी अ सेल्फ स्टार्टर, हाउ टू बी अ सेल्फ स्टार्टर, प्लीज शेयर दिस लाइफ स्किल in detail for teenagers. Okay, so for being a self starter, what is the first thing you need to know? पहले तो क्लैरिटी ऑफ गोल होना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं। अगर हमें वो क्लैरिटी है कि हमें क्या चाहिए, तो उसके बाद एक बेसिक रूल है कि हम पहले बैठ करके लिखेंगे कि जो जो चीजें हमें चाहिए उसके लिए हमें कितनी सपोर्ट चाहिए। सेल्फ स्टार्टर का मतलब ये नहीं होता है कभी भी कि आप सब कुछ अपने आप खुद ही करोगे। हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत पड़े, हो सकता है आपको इमोशनल असिस्टेंस की जरूरत पड़े, और सबसे पहली जरूरत जो आपको पड़ेगी वो है सपोर्ट की फ्रॉम द फैमिली दैट यू हैव। सो व्हेन यू वांट टू बी अ सेल्फ स्टार्टर, मेक श्योर दैट यू कम्युनिकेट योर गोल्स टू योर पेरेंट्स जिनके साथ आप रहते हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि उनको खुशी तो बहुत होगी ये जान के कि आपके पास एक विजन है अपने लिए।
कि हमें ये चीज करनी है। भूखा में सर ने आपको बताया विजन, तो वो विजन है तो पेरेंट्स को इस बात की बड़ी राहत मिलती है कि बच्चा ऑलरेडी जानता है कि वो क्या करना चाहता है, तो ऑटोमेटिकली वो सपोर्ट आ जाती है। वंस दैट सपोर्ट इज देयर, देन हम आगे की चीजों पे सोच सकते हैं कि हमें और क्या क्या जरूरतें हैं, जिसके लिए हमें किस किस के पास जाके क्या क्या चीजें करना होगा। एंड अगेन, so when we say we have to start something on our own, इसकी भी तैयारी रखनी पड़ेगी कि जो सोचा है वो उस तरह से हो सकता है ना हो। तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम वहीं रुक जाएंगे। तो अड़चनें तो आएंगी ही आएंगी, और जितना ज्यादा स्ट्रगल होता है, वो हिंदी में बोलते हैं ना, सहज पके तो मीठा होवे, तो वो होगा। सो यू नीड टू कीप दैट कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ कि ये काम मैं जो करना चाहता हूँ वो सक्सेसफुली हो सकता है। बट पहले डिस्कस करिए आपस में, कम्युनिकेट। काफी बार ऐसा होता है कि हमारे जो गोल्स हैं और हमारे पेरेंट्स के जो गोल्स हैं हमारे लिए, उनमें तालमेल नहीं है। अगर उसमें तालमेल नहीं है तो जाहिर सी बात है, आप कितने ही कॉन्फिडेंट हैं, आपको कितना ही लगता है कि ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन सपोर्ट नहीं मिलता है, वो पेरेंटल सपोर्ट के बिना टीनेजर के लिए थोड़ा मुश्किल होगा वो चीज को मैनेज कर पाना। तो कॉन्फिडेंस आपका है, जील आपकी है, स्किल्स आपके हैं, बट सपोर्ट आपके सराउंडिंग का चाहिए। एक्सेलेंट मैडम। सौरभ जी, आपके लिए क्वेश्चन है मनीष ठक्कर का। हाउ कैन वी प्रिपेयर अवर किड्स फॉर ऑनलाइन क्लासेस? हाउ कैन वी प्रिपेयर अवर किड्स फॉर ऑनलाइन क्लासेस बिकॉज दे कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग इन ऑनलाइन क्लासेस? एजुकेशन में रिफॉर्म्स बहुत टाइम से ड्यू हैं और होने चाहिए। प्राइवेट स्कूल्स ने ये रिफॉर्म्स ज्यादा लेके आए हैं, पर उनकी फीस ज्यादा है। गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है, पर जैसा आपने ये क्वेश्चन है कि बच्चा अटेंड भी कर रहा है क्लास, पर फिर अगर नहीं समझ में आए तो क्या? तो किसकी गलती? मतलब बच्चे की तो नहीं है फॉर श्योर, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है। अब क्या टीचर की गलती है? अब आज की सिचुएशन में हम टीचर्स को भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे, मतलब मैं तो ऐसा बोलूंगा शायद 90-95% टीचर्स ने भी कभी डिजिटल मीडियम से आज से पहले नहीं पढ़ाया, उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में भी नहीं पढ़ा। तो उनके अंदर ये स्किल कहां से आएगा कि डिजिटल मीडियम्स में इफेक्टिवनेस लाने के लिए बेटा क्या करे? हो सकता है एज अ कॉलेज, एज अ स्कूल हम लोगों ने उनको MI और DI थ्योरीज के ऊपर ट्रेनिंग कराई और डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस कैसे दिए जा सकते हैं। एक क्लास में एप्पल भी होता है, बनाना भी होता है, पाइनएप्पल भी होता है, गुआवा भी होता है, पपाया भी होता है ना। अब टीचर जब उनके आगे बच्चा बैठा है तो बच्चे को नहीं समझ में आया तो टीचर शक्ल देख के बता सकता है कि इसको नहीं समझ में आया, और पूछ सकता है कि बेटा चलो नहीं समझ में आया तो x + y ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता है। वो 3-4 तरीके से समझा सकती है। बिल्कुल करेक्ट है जिसने भी ये सवाल पूछा कि डिजिटल मीडियम्स में यह अपॉर्चुनिटी बच्चे के पास नहीं है, इसलिए कई बच्चे ऐसे होंगे। अब डिजिटल मीडियम से कौन आसानी से सीखेगा? जिनकी ऑडिटरी लिसनिंग हाई होगी, ऑडिटरी स्किल्स ज्यादा होंगे, है ना। पर वो बच्चे जो डेक्सटेरिटी, जो हाथों को यूज करके सीखते हैं, मुझे हाथ में एक एप्पल दो, दूसरे हाथ में दूसरा एप्पल दो, तब मैं बोलूंगा 2 एप्पल, मेरे लिए सीखना आसान है, मुझे लुक एंड फील चाहिए, वो बेचारे क्या करेंगे? यहां पे पेरेंट्स को थोड़ा सा पिच इन करना पड़ेगा। देखिए, डिजिटल मीडियम्स में आपके पास यूट्यूब है, आपके पास कितनी सारी लर्निंग एप्स है, बेजूस है। बच्चे को जो भी स्कूल नेटवर्क से बच्चा सीख रहा है, उसके अलावा हम लोग आर्ट ऑफ बुक रीडिंग भूल गए। हम बच्चों को इंकरेज करना चाहिए कि एक्स्ट्रा रीडिंग करिए बेटा, थोड़ा ज्यादा पढ़ो। और शायद बच्चा अपने आप नहीं पढ़ पाए तो थोड़ा सा पेरेंट्स को एक्स्ट्रा एफर्ट करके पढ़ के उनको समझाना पड़ेगा, वीडियो डाउनलोड करना पड़ेगा, ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, और बच्चे के लिए वेरियस मीडियम्स एंड स्ट्रक्चर्स करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे डिजिटल मीडियम की इंपॉर्टेंस, मैंने कुछ दिन पहले एक फेसबुक पे एक बच्चे की फोटो देखी। बच्चा किचन में बैठा है, जमीन पे किचन में बैठा है, और उसने चम्मच, कटोरी, थाली, बेलन, चकला सब यूज करके जमीन पे एक बाइसाइकिल बना दी है, सब कुछ बर्तनों को यूज करके। अमेजिंग अमेजिंग स्किल। वो मदर को, वो पेरेंट को हैट्स ऑफ है कि उन्होंने बच्चे को घर की चीजों में से ही कुछ और बनाने के लिए किया प्रेरित। तो बच्चों की हॉबीज डेवलप करने की कोशिश करिए, उससे बच्चे ज्यादा सीखेंगे, बच्चों
बच्चों को डिजिटल मीडियम्स के लिए एक्सपोजर दीजिए। बहुत सारी ऑनलाइन फ्री लाइब्रेरीज हैं, उनको डाउनलोड करिए। यूट्यूब पे बहुत रिसोर्स है, उनको करिए। और मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो जब लेक्चर खत्म हो जाता है तो प्लीज रिक्वेस्ट द टीचर्स सेपरेटली फॉर एक्स्ट्रा रिसोर्सेज। टीचर से ज्यादा कोई गाइडेंस नहीं दे पाएगा, इसलिए उल्टी सीधी जगह मत जाइए। आप नहीं कर पा रहे हैं तो गो टू द टीचर, आस्क फॉर हेल्प, कम्युनिकेट। यस सर। बहुत बढ़िया सर। आपका मेरा प्रश्न आप तीनों को है, whether adolescence education should be there in school or not. If yes, then what are the precautions है? तो adolescence education होना चाहिए कि नहीं? सुप्रीति मैडम, your view. सुप्रीति मैडम। यस सर, आई कंप्लीटली अग्री, एडोलेसेंस एजुकेशन होना ही चाहिए। अब वो करने से पहले एक जो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है वो है सेंसिटाइजेशन। तो सेंसिटाइजेशन जो है वो पेरेंट्स से शुरू होना चाहिए कि ये हमें सेशन रखना है और इस सेशन में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे उनके साथ। क्योंकि अगर पेरेंट्स को सिर्फ बता दिया एक सेशन कर रहे हैं तो उनके दिमाग में भी उतने ही सवाल होंगे जितने शायद बच्चों के दिमाग में होंगे। अलग किस्म के सवाल होंगे बट सवाल जरूर होंगे। तो अगर हमें उन सवालों को रोकना है तो बहुत जरूरी है कि एक सेशन पेरेंट्स के साथ पहले लिया जाए जिसमें सेंसिटाइज किया जाए कि किन किन मुद्दों पे बात की जाएगी। इनफैक्ट जब वो सेशन हो तो उसमें पेरेंट्स भी शायद कुछ चीजें सजेस्ट कर सकें, जिस तरह के प्रॉब्लम्स वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो वो भी शेयर कर पाएंगे खुल के कि भाई हमें ये दिक्कतें हैं, आप कर ही रहे हैं सेशन तो प्लीज ये भी 4 चीजें आप कवर कीजिएगा। तो आफ्टर दैट व्हेन यू हैव अ सेशन विद द स्टूडेंट्स, व्हेन द किड्स, देन द गैप जो क्रिएट हो रखा है दैट गेट्स ब्रिज्ड ऑटोमेटिकली। और बच्चों को ये बात बता देनी चाहिए कि हम आपके पेरेंट्स के साथ ये डिस्कस कर चुके हैं, सो दैट घर में अगर उनके साथ ऐसी कोई सिचुएशन हो जहाँ पे टीचर मौजूद नहीं है जिन्होंने ट्रेन किया बच्चों को, सेंसिटाइज किया, तो वो अपने माँ बाप के पास जाकर के उस चीज का खुल के डिस्कशन कर सके। तो वो कम्युनिकेशन भी क्लियर रहेगा और उनको भी ये पता होगा कि मेरे पेरेंट्स को भी पता है कि ये क्या सेशन था। तो अगर मैम नहीं मिल रही हैं इस समय, मैं उनको कैसे फोन करूँ, देर का समय है, तो मैं मम्मी से बात कर सकती हूँ, मैं पापा के पास जा सकती हूँ। तो वो एक कंफर्ट जो है वो करने के लिए सेंसिटाइजेशन की बहुत जरूरत है। तो आई कंप्लीटली अग्री। और मुझे याद है सर, मेरा 9th स्टैंडर्ड में एक सेंसिटाइजेशन नहीं, एक इस तरह का सेशन हुआ था। तो प्रतीक्षा मैम, वो सिर्फ गर्ल्स का हुआ और बॉयज का नहीं हुआ। तो उसकी वजह से डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो गई क्योंकि बॉयज के तरफ दिमाग में बहुत सवाल थे कि तुमको ऐसा क्या बताया जो हमें नहीं बताया। तो सेंसिटाइजेशन जो है वो जेंडर्स के हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन सब जेंडर्स में होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉयज को बता दिया, सिर्फ गर्ल्स को बता दिया। तो बॉयज स्पेसिफिक रखिए और सेम टाइम पे गर्ल्स का भी रखिए, सो दैट क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए और क्लैश ऑफ आइडियाज ना हो कि हमारे को इम्पोर्टेंस नहीं मिली। बच्चों को ये भी लगता है गर्ल्स को पता नहीं क्या हर बार बता देते हैं, हम छूट जाते हैं। तो एक वो भी चीज क्लियर हो जाती है। तो आई कंप्लीटली अग्री, इट इज अ मस्ट दीज डेज, keeping in mind the kind of changes that are happening. Plus now it is virtual world. We have so many different problems that are cropping up and not just the earlier psychological issues. There are more issues to it now. थैंक यू मैम। सौरभ सर आपके लिए प्रश्न है कि जैसे पेरेंट्स आर द मेजर डिजास्टर, दे आर द मेजर डिजास्टर बिकॉज उसका जो बिहेवियर होता है बच्चों के साथ वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दे आर नॉट मेंटेनिंग द हार्मनी विद द किड्स। किसी ने सही बताया कि पेरेंट्स आर द मोस्ट एम्ब्रेसिंग एलिमेंट फॉर द टीनेजर्स। एंड हमारे हितेश शाह सर इसके लिए आपसे मार्गदर्शन मांग रहे हैं। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है हितेश सर ने। आई टोटली अग्री। और मैं आपको एक चीज और बताऊं कि शायद हम ही सब यहाँ पे जो पैनल में है वो अग्री करते हैं, ऐसा नहीं। वर्ल्ड की 100% में 100% रिपोर्ट्स, चाहे वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हो, चाहे वो यूनिसेफ की हो, सब ये मानते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टेजेस में सबसे क्रिटिकल भाग पेरेंट ही निभा सकता है और वो ही सबसे गलत तरीके से उस भाग को निभाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम इंडिया में 130+ करोड़ की पॉपुलेशन है। हम में से कितने ऐसे हैं
जिन्होंने फॉर्मली ये चीज सीखी है, समझी है कि मेरे चाइल्डहुड की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन कहां से मिलेंगे। एक बच्चा 2 साल 2.5 साल का बच्चा एक 80% अडल्ट होता है। 2.5 साल के बच्चे के बिहेवियर को इवैल्यूएट करके 80% करेक्टनेस से ये बताया जा सकता है कि इन अडल्ट लाइफ ये बच्चा किस टाइप का अडल्ट बनेगा। क्या वीक पर्सनालिटी होगा, क्या स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होगा, क्या झूठ बोलेगा, क्या पॉजिटिव रहेगा, अच्छा लीडर बनेगा, नहीं बनेगा। तो ये बिल्कुल सही बात है कि पेरेंट्स को सबसे पहले गाइडेंस चाहिए। क्यों? क्योंकि हम और हम जिन स्कूलों में पढ़े तब ये बातें पता ही नहीं थी, कंप्यूटर्स थे ही नहीं, टेक्नोलॉजी थे ही नहीं, स्मार्टफोन्स थे ही नहीं, इंटरनेट था ही नहीं। तो आज की प्रॉब्लम्स हम हमारे बच्चों को कैसे गाइड करेंगे जब हमें ही गाइडेंस नहीं मिला। इसलिए एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू चाइल्ड डेवलपमेंट, स्पेसिफिकली टीनेजर्स, वहां पे पेरेंट्स को पहले हमें गाइड करना पड़ेगा, उन्हें नॉलेजेबल बनाना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा, सो दैट दे आर एबल टू ब्रिज द गैप बिटवीन teenagers and the understanding they have of the society. So, सर आपके लिए प्रश्न है, सौरभ सर, खास करके ओवर कंट्रोल टीनेजर्स होते हैं, ओवर कंट्रोल, बराबर, कि ऐसे टीनेजर्स होते हैं कि जो बहुत प्रिटेंड करते हैं कि बिकॉज पेरेंट्स के ऊपर उसका बहुत कंट्रोल होता है, इसलिए वो बेचारे एकदम सीधे साधे, जैसे आप समझो राम भगवान जैसे ही होने की कोशिश करते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हैं, कभी कुछ गलत काम का सोचते नहीं, और ऑलवेज वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं। दीज आर द ओवर कंट्रोल टीनेजर्स। अभी ये सिचुएशन बच्चे के लिए अच्छी है कि नहीं, वो आपसे हम पूछना चाहते हैं। तो सर ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिनोमेना है जो हमें देखने को मिलता है, ओवर कंट्रोलिंग बाय अदर्स और अडेप्टिवनेस ऑफ चाइल्ड टुवर्ड्स दैट ओवर कंट्रोलिंग, है ना। तो ये टीए का टॉपिक है एक्चुअली। ट्रांजैक्शन एनालिसिस में हम यही सिखाते हैं कि हाउ अ पेरेंट बिकम सो पावरफुल कि बच्चा बिल्कुल अडेप्शन में चला जाता है। और हम लोग जब टीनेजर से मिलते हैं, कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो जो क्वाइट बच्चे होते हैं वो सबसे डेंजरस होते हैं, हम ऐसा मानते हैं। जो बच्चा जितना शांत है वो अंदर से उतना ही अशांत होने की संभावना रहती है। और 80% टाइम्स वी आर ऑलवेज करेक्ट कि वो बच्चों में टेंडेंसी ऑफ डिप्रेशन ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो अपनी बातें खुल के बोल नहीं सकते। अब ये थोड़ा सा हमारा सोशल स्ट्रक्चर भी ऐसा है सर कि हम बच्चों को बचपन से गाइड करते हैं, बेटा सहनशील बनो, बड़ों की बातें मानो, मेरा कहा सुनो, मैं जो बोल रहा हूं वो करो। बट अडल्ट लाइफ में जब वही बच्चा सुन सुन के अडेप्ट करके वैसा बन जाता है, और जब नौकरी में जाता है और वहां ऐसा बॉस मिलता है जो उसको ये बोलता है नालायक तुझे ये भी नहीं आता, तो उसको वो बचपन की बात में पेरेंट्स दिखने लगते हैं। तो आपने क्या बच्चे को क्वाइट करके क्या आपने उसका बेनिफिट किया या आपने उसको नुकसान पहुंचाया? सो मेरी रिक्वेस्ट टीचर्स से, पेरेंट्स से यही है कि बच्चों को क्वेश्चनिंग करने दीजिए, उनको ओपन रहने दीजिए, बच्चों को थोड़ी मस्ती करने दीजिए। हम स्कूल्स में जाते हैं तो मैं हमेशा टीचर्स को ये बोलता हूं, मेरा मापदंड एक अच्छे टीचर का क्या है, जिस टीचर की क्लास में कुछ ना कुछ डिस्कशन हो रहा हो। अगर एक टीचर की क्लास क्वाइट है दैट मीन्स टीचिंग प्रैक्टिसेस में इशू है। शांत क्लास एक इंडिकेशन है कि डांट डपट हो रही है और बच्चों को दबाया जा रहा है, बल्कि इसके कि बच्चों को उजागर किया जाए, उनको बाहर लाया जाए, विच इज अ पॉइंट जो पेरेंट्स एंड टीचर्स सबको ध्यान में रखना चाहिए। क्वाइट बच्चे आर नॉट गुड फॉर द कंट्री। सर आपने बहुत बहुत अच्छी बात बताई, खास करके जैसे सुप्रीति मैडम आप हैं, तो हमें आपसे ये क्वेश्चन है कि जो एक ट्रबल्ड टीनेजर्स होते हैं, ट्रबल टीनेजर्स, और दूसरे टिपिकल टीनेजर्स होते हैं। जैसे सर ने बताया, हमने जो ओवर कंट्रोल दिया टिपिकल टीनेजर्स, दूसरे होते हैं ट्रबल टीनेजर्स। ये दोनों के बीच में हम किस तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं? जैसे क्लास में बताया कि ये क्लास में 30 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, तो टीचर की प्रॉब्लम क्या है? उसमें टिपिकल टीनेजर्स भी हैं और उसमें ट्रबल टीनेजर्स भी हैं। तो हाउ टू हैंडल बोथ ऑफ देम? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है सर
क्योंकि हम भी ये महसूस करते हैं जब हम ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तो हमने अक्सर देखा है कि हमेशा बच्चों का ना एक मिक्स रहता है। तो एक वो रहेंगे ही ट्रबल क्रिएटर। तो हमारी एक टेक्निक रहती है जो हम ज़्यादातर फॉलो करते हैं, मैं ज़्यादातर फॉलो करती हूँ, कि जो सबसे ज़्यादा ट्रबल क्रिएटिंग स्टूडेंट्स रहते हैं उनको आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए। क्यों? क्योंकि उन ट्रबल क्यों क्रिएट कर रहे हैं सर? क्योंकि जो उनकी एनर्जी है वो चैनलाइज नहीं हो रही है सही जगह पे। अब उनको क्या, उनको सब नॉर्मल लगता है, हाँ ही करना, क्लास को डिस्टर्ब करना, इसका पेन ले लिया, उसका मोबाइल छुपा दिया। तो अब उसको क्या है, ही बेसिकली नीड्स और शी नीड्स टू बी डायरेक्टेड। तो अगर हम उसकी उस एनर्जी को जो उसमें इतनी सारी है, जिस वजह से वो सबको ट्रबल में डालता है, डिस्टर्ब करता है, और उसको ये रियलाइज नहीं होता कि मैं ट्रबल क्रिएटर हूँ, तो उसकी वो एनर्जी है उसको हमें कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा। So what ideally should be done is that particular student should be given some additional responsibility, या अगर आप उस स्टूडेंट को कुछ समय से देख रहे हैं और पहचान चुके हैं कि उसकी ये क्षमता है, तो उस बच्चे को उसकी क्षमता के अनुसार अगर हम वो काम दे दें जिसमें उसको इंटरेस्ट भी है, तो फिर ऑटोमेटिकली उसकी एनर्जी सारी उस काम में लग जाती है। तो हमारे को फिर कम मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें भी सवाल जवाब तो आएंगे ही सर, तो उसके लिए हम हैंडल करते हैं। इसीलिए ये बड़ा जरूरी है कि बच्चों को फ्रीडम दी जाए कि वो क्वेश्चन करें। तो ये जो ट्रबल क्रिएटर्स है ना सर, ये ट्रबल क्रिएटर्स इसलिए हैं क्योंकि इनके बहुत से सवाल थे और उनके जवाब नहीं मिले हैं। इसलिए वो कंफर्ट जब आप बिल्ड कर लेंगे ना बच्चों के साथ, तो ऑटोमेटिकली वो बच्चे रिलैक्स हो जाते हैं, रेस्टलेसनेस उनमें कम हो जाती है, क्योंकि उनको इस बात की खुशी होती है कि हमारी जो एनर्जी है वो यूज भी हो रही है और हमें मजा भी आ रहा है और हमारे साथ साथ सबको मजा आ रहा है। तो ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो शांत प्रकृति की है वो तो शांति है। अब उनके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि उन्हें हमें बुलवाना शुरू करना पड़ता है। तो उनके साथ नॉर्मल सिनेरियो में थोड़ा ज्यादा समय देना पड़ता है। जैसे हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं सर गवर्नमेंट के, ज्यादातर गवर्नमेंट प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो 10 दिन के लिए चलते हैं। तो उसमें अहमदाबाद से हमें बाहर भी जाना पड़ता है, 10-10 दिन के लिए वहां रहना पड़ता है। तो उसकी वजह से क्या है कि बच्चों के साथ एफिनिटी ज्यादा होती है, क्योंकि हम भी घर से दूर हैं, तो हमारे लिए वो एक तरीके का परिवार हो जाते हैं। तो उस दौरान जो ये चुपचाप शांत रहने वाले बच्चे हैं, वो 2-1 दिन में जरूर आपके पास आते हैं, जब उन्होंने वो माहौल देख लिया होता है कि ये सबसे उदंड बच्चे को भी डांट नहीं रहे हैं, तो मेरी बात तो सुन ही लेंगे। तो वो बच्चा आपके पास जरूर आता है। तो बैलेंस करने का ये एक तरीका है कि जो शांत प्रकृति के बच्चे हैं उनको थोड़ा आपको एक्स्ट्रा समय देना पड़ेगा सेशन के बाद, एंड बाय द टाइम आपके सेशंस कंप्लीट होते हैं, आपके लेक्चर्स कंप्लीट होते हैं, आप उस बच्चे में वो परिवर्तन देखेंगे। अब यहीं पे ये सिर्फ टीचर की जिम्मेवारी नहीं है, ये बच्चा वापस घर जाएगा, उस कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में फिर जाने वाला है, तो वहां पे भी यही चैलेंजेस को आने वाले हैं। बट उसको जहाँ पे आउटलेट मिलेगा सर, वो शेयरिंग वहीं करेगा। और पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट की जा सकती है कि थोड़ा बच्चे की बॉडी लैंग्वेज समझिए। क्या बच्चा सहमा रहता है? क्या उसके चेहरे पे हमेशा उदासी छाई रहती है? क्या वो बच्चा कहीं ना कहीं कुछ सोच रहा है? तो अगर हम इतना ऑब्जर्वेंट हैं बच्चे के लिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छे से देख रहे हैं, तो हम उससे ज्यादा करीब जा सकते हैं और उसको पहचानने की, समझने की कोशिश कर सकते हैं बाय बीइंग एम्पैथेटिक टुवर्ड्स द चाइल्ड। तो पेरेंट्स का ये रोल है कि उनको देखना है, और टीचर्स के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया, हम ये करते हैं और फिर इट वर्क्स। तो आप कह सकते हैं हमारे लिए ये गुरु मंत्र है। आपने बहुत अच्छे तरीके से गुरु मंत्र बता दिया, और खास करके पेरेंट्स का भी क्या रोल होना चाहिए वो आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा। सौरभ जी, जैसे 2-3 प्रश्न क्लब करके मैं आपको पूछ रहा हूँ। जैसे प्रश्न हमारे पूर्वी गोयल मैडम का है, वो पूछ रही है कि जैसे पेरेंट्स को सब पता है, आजकल के पेरेंट्स दे नो एवरीथिंग वेरी वेल, बराबर, कि भाई साइकोलॉजी क्या है, एडोलेंस क्या है, टीनेज क्या है, क्या फिजिकल प्रॉब्लम है, क्या मेंटल प्रॉब्लम है, बट देन टू दे आर फेलिंग टू परफॉर्म देयर बेस्ट इन इम्प्लीमेंटेशन। ओके, वो उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। उसके साथ ही हमारा एक प्रश्न है कि उसके साथ कहीं हमारा ये जो धर्म है, ये जो धार्मिकता है हमारी, वो कहीं इसमें हिंड्रेंस करती है या नहीं। लेकिन आज के जो पेरेंट्स हैं, दे आर मोस्टली दे आर लिटरेट पेरेंट्स, दे आर नॉलेजेबल पेरेंट्स। वो अभी तो सोशल मीडिया के हिसाब से हर एक को हर एक चीज का पता है, बट देन टू व्हाई दे आर प्रिटेंडिंग एंड व्हाई दे आर नॉट ओपनली इम्प्लीमेंटिंग their role in the case of adolescence?
हाँ, तो सर आपने दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे। सो पहला जो पूछा कि टू मच नॉलेज इज ऑल्सो नॉट गुड, और ये पेरेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि टू मच नॉलेज है। अब अनफॉर्चुनेटली नॉलेज होना कोई बुरी बात नहीं है, पर नॉलेज का इंप्लीमेंटेशन होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो कम नॉलेज हो पर इंप्लीमेंट हो रही हो, दैट इज मच बेटर देन टू मच नॉलेज एंड नो इंप्लीमेंटेशन। अब आजकल का जो पेरेंट है, कई इंस्टेंसेस होंगे, आपके इंटरनेशनल स्कूल आप चलाते हैं तो कई ऐसे घर होंगे जहां दोनों पेरेंट्स वर्क कर रहे हैं, तो उनको नॉलेज बहुत है, दे आर टेक सेवी, बट दिन में कितना समय बच्चे के साथ बिता रहे हैं ये भी तो देखिए। क्या बच्चा आपको जानता है? आधे से ज्यादा बच्चे तो पेरेंट्स को ही नहीं जानते हैं, तो पेरेंट बच्चे को कहां से जानेगा? क्यों? क्योंकि अभी हमें ऐसा लगता है पेरेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे ने मांगा मोबाइल दो, मैंने दिया, आई एम अ गुड पेरेंट। अनफॉर्चुनेटली यू आर अ वेरी बैड पेरेंट, यू आर नॉट अ गुड पेरेंट, बिकॉज अ गुड पेरेंट विल इम्बाइब वैल्यूज। अब हम धर्म को भी इसमें लाते हैं कि हम धर्म को, धर्म है क्या? क्या अडल्ट, हम सारे अडल्ट, क्या हम धर्म को मानते हैं? हमें अपने धर्म की क्लैरिटी है? मैं हिंदू हूं, सपोजिंग मैं अपने धर्म की बात करूं, तो हिंदुइज्म क्या है? वी शुड बी क्लियर ना। अब हमारा धर्म तो इतना डाइल्यूटेड है कि वो पूजा पाठ में फंस गया है, वो प्रसाद चढ़ाने में फंस गया है, ये सब डाइल्यूशन ऑफ रिलीजन हो गया है, और हम उस चीज को मानने लगे हैं कि ये ही धर्म है। बल्कि धर्म ये बोलता है बी ह्यूमन, ह्यूमैनिटी से बड़ा क्या धर्म है? वैदिक लिटरेचर देखिए, जो आज नहीं पढ़ाई जाती, संस्कृत का प्रेवलेंस खत्म कर दिया। हमारा आधे से ज्यादा एजुकेशन सिस्टम, अब आप इंटरनेशनल स्कूल चलाते हैं, आई डोंट नो इफ यू रन आईबी करिकुलम, आईबी का करिकुलम, इंटरनेशनल बैकलॉरेट का करिकुलम बोलता है अ गुड क्लासरूम अप टू द स्टैंडर्ड 3। अगर बैकग्राउंड में जब टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बच्चा लर्निंग एनवायरनमेंट में है, बैकग्राउंड में अगर इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बजे, इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन माइंड। वैदिक लिटरेचर पढ़िए, धार्मिक लिटरेचर पढ़ेंगे तो हमारा सारा संस्कृत लिटरेचर इज बेस्ड ऑन म्यूजिक एंड रिदम। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कितना बड़ा बड़ा वर्ड्स हैं, दे आर सिंगल लाइन फुल सेंटेंस। कर्मण्येवाधिकारस्ते एक ही वर्ड है, पूरी सिंगल लाइन है, पर उसको म्यूजिकली बताया गया तो कितना इजी है सीखना। कर्मण्येवाधिकारस्ते। अब ये चीज कौन भूल गया? कौन बोला? पेरेंट्स बोले ना, सोसाइटी हैज फॉरगॉटन। तो धर्म तो ये था, दिस इज व्हाट रिलीजन इज ऑल अबाउट। संस्कृत सिखाइए, योगा सिखाइए, ब्रीदिंग की प्रैक्टिस सिखाइए लोगों को। अभी वो मैडम चले गए, तो हमने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आज हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। अरे भाई, हमारा संस्कृति क्या बोलती थी? रिलीजन बोलता है सवेरे उठो, आधा घंटा ध्यान में अपने साथ बैठो, सिट विद योरसेल्फ। अपने साथ बैठना भूल गए हैं, आत्मचिंतन करना भूल गए। आज हमें स्वॉट एनालिसिस कराना पड़ता है। आपने पहला क्वेश्चन पूछा कि बच्चे क्वाइट हो गए हैं, क्यों हो गए हैं? अपनी स्ट्रेंथ ही नहीं पता है बच्चों को। क्यों? व्हाई? तो अगर पेरेंट इतना लिटरेट है तो अप्लाई तो करिए। योगा में जाइए अपने स्कूलों में और बताइए कि भाई मेरे बच्चे को मैथमेटिक्स थोड़ा लेट सिखाना, इंग्लिश का कैपिटल और स्मॉल बेटा बाद में सिखाना, क्योंकि लैंग्वेज कभी भी सीख जाएगा। इसको ब्रीदिंग सिखाओ। 80% ऑफ इंडियन टीनेजर्स ब्रीद इरेगुलरली। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुई थी, उन्होंने बोला 80% जो कॉलेज गोअर्स हैं उनके लंग्स की 30% कैपेसिटी तो यूज ही नहीं हो रही है। एंड फिर हम धर्म की बात करते हैं। व्हाट धर्म आर यू फॉलोइंग? वी आर नॉट फॉलोइंग इट करेक्टली। दैट इज अ प्रॉब्लम। दैट इज व्हाई धर्म बिकम्स अ प्रॉब्लम। अदरवाइज इट इज नॉट। इट इज योर आइडेंटिटी। वो तो आपकी आइडेंटिटी है, पर उसमें से डेली लाइफ में क्या इंप्लीमेंट किया जा सकता है उसको फोकस करके वो सिखाना है। देन धर्म इज नॉट एन इशू। बहुत अच्छा सर। मैडम आपके लिए क्वेश्चन है कि जैसे डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, स्पेशल बच्चे मेंटली भी होते हैं, फिजिकली भी होते हैं, बट वो भी टीनेज होते हैं, वो भी एडोलेंस फेस करते हैं। अभी उनके लिए क्या चैलेंजेस होती हैं मैडम, अगर आप समझा सको तो। Of course, children with
स्पेशल एबिलिटीज कहलाया जाता है, ऐसे बच्चों को ऐसा बोलते हैं हम। अब इनके लिए पहले बहुत डिफिकल्ट था उनको एजुकेट करना, उनको पढ़ाना या उनको कुछ भी सिखाना, बट अब स्पेशल स्कूल्स हैं। अब स्पेशल स्कूल्स में बच्चा तो जा रहा है, वो सीख रहा है वहां पे जो वो सीख सकता है। अब चैलेंज ये है कि जब वो बच्चा घर आता है तो क्या उसको वही एक्सेप्टेंस और वही लर्निंग का एटमॉस्फेयर मिलता है या नहीं। तो सबसे बड़ा चैलेंज बच्चे के लिए है जो शायद उसे एक्सप्रेस भी करना नहीं आता होगा, या शायद पेरेंट्स को लगता है ये तो बच्चे का ऐसे ही है, लर्निंग डिसेबिलिटी है इसलिए ऐसा है, वो रियलाइज नहीं करते। तो बच्चे को अंदर से ये महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है, लेकिन वो रियलाइज नहीं कर पा रहा है। अब इसके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि सबसे पहले पेरेंट्स को एक लर्निंग का एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है। अब लर्निंग के एटमॉस्फेयर से पहले भी एक चीज है, पेरेंट्स को सबसे पहले एक्सेप्टेंस डेवलप करनी है कि हमारे बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है। अब एक क्या है सर, इंडिया में ज्यादातर ये पाया जाता है बच्चों को, ऐसे जो बच्चे होते हैं जिनकी डिसेबिलिटीज होती हैं, पेरेंट्स को ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो ही एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारे बच्चे को ये तकलीफ है। अब जब आप ही एक्सेप्ट नहीं करते एज एन एडल्ट, एज अ मैच्योर पर्सन, तो बच्चा कैसे करेगा? तो बच्चा क्या करता है, वही अडेप्टेशन है उसकी बच्चे की। अब वो सवाल नहीं पूछ सकता, वो ओपनली बात नहीं कर सकता घर में। तो वो जो चैलेंजेस हैं वो बेसिकली कम्युनिकेशन रिलेटेड ही हैं, क्योंकि उसकी जो भाषा होगी वो समझने वाला भी घर में कोई होना चाहिए। अब टीचर्स के लिए क्या है, टीचर्स के लिए अभी चैलेंज नहीं है, क्योंकि अब स्पेसिफिक जो स्कूल्स बने हैं लर्निंग डिसेबिलिटी में, उसमें ऐसे ही शिक्षकों को रखा जाता है जो इस चीज के लिए ट्रेंड है, सो दे कैन हैंडल। बट डज द चाइल्ड गेट द सेम एटमॉस्फेयर व्हेन ही गोज होम? नो, नॉट ऑलवेज। आई विल नॉट से दैट नहीं ही मिलता है, बहुत जगह जहाँ पेरेंट्स रियलाइज करते हैं वहां मिलता है। मेरे जानकार में ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे के ऐसे इशू हैं, तो हस्बैंड वो कहीं और सिटी में रह रहा है, वाइफ बच्चे के साथ कहीं और रह रही है, सिर्फ इसी वजह से कि बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है, और अगर उसका स्कूल शिफ्ट करा दिया दूसरी जगह तो फिर पता नहीं क्या होगा। और बच्चा कितना सर, 6 साल का बच्चा। तो पेरेंट्स सोचते हैं, उतना इन्वेस्ट करते हैं, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल चीज। बहुत बढ़िया। आप सबका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस संडे। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। Thank you. थैंक यू।